फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गोल्डन राइस के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये गोल्डन राइस एक राइस की चावल की वेराइटी है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके जीन इंक्लूड किया जाता है और बीटा कैरोटीन के जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी जाती है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि फिलीपींस पहला ऐसी कंट्री बना था जिसने अपने देश में कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए गोल्डन राइस को अनुमति दी थी उगाने की, कि किसान उगा सके कॉमर्शियल पर्पज के लिए, मतलब बेचने के लिए। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, फर्स्ट सेकंड दोनों से या दोनों गलत। देखो भाई साहब दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा। आपको जानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप कैसी होती है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसी होती है, तो STBT कॉटन के नाम पे एक लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सिंपल सी पे क्लिक करके, जहाँ पे सिंपल CSC लिखा हो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ और साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली बोल रही है कि करंटली अभी क्या है, 50% से ज़्यादा जो इंडिया की टोटल वर्क फोर्स है, मतलब जितने लोग काम करते हैं जॉब करते हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं, 50% से ज़्यादा। नेक्स्ट आपको बताना है जो नॉन एग्रीकल्चर जॉब है, मतलब जो एग्रीकल्चर में नहीं है, एग्रीकल्चर को छोड़ के जो जॉब करते हैं सबसे ज़्यादा करते हैं कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। आपको बताना करेक्ट कौन सी है। 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, सी करेक्ट है यानी कि 2, या दोनों गलत है। देखो भाई साहब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी आंसर हो जाएगा क्योंकि 50% नहीं है, एग्रीकल्चर में लगभग 43% लोग काम करते हैं। और उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर को छोड़, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के नॉन एग्रीकल्चर जॉब कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो भाई साहब सर्विस सेक्टर में है, या फिर आपका है ये लार्जेस्ट शेयर किस में, ट्रेड में या सर्विस सेक्टर में। ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो ये लगभग 57% है, उनमें से सबसे ज़्यादा सर्विस और ट्रेड का है 32%, और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में 12% वर्कफोर्स काम करती है, लोग काम करते हैं। और इंडिया का टोटल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में 43%, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक्चुअल लाइबिलिटीज़ जो यूनियन गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो क्या है। लाइबिलिटी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट की कौन कौन सी इसमें से लाइबिलिटी है। असेट और लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने इकोनॉमी में। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जो लोन्स है, ब्याज लिया है गवर्नमेंट ने बैंकों को, जो लोन्स टेकन फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए, मतलब बैंक में पैसा दोबारा से देना है उसके रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो लोन लिया उधार लिया है वो लोन लाइबिलिटी है क्या। जो PSU ने, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कंपनी है, प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी रहती है लगभग PSU, जो उनने उधार लिया है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है क्या। नेक्स्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है मिनिस्ट्रीज का वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है क्या। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 ओनली 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, खर्चा क्या है, खर्चा भाई साहब लाइबिलिटी थोड़ी ना होती, लाइबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व था, हमें किसी को पैसा देना है। तो एक्सपेंडिचर खर्चा किया हमने, तो हमने खर्चा किया, मान लो हमने जाके दुकान पे चाय पी ली, हमने पैसे चुका दिए, हम पे कोई लाइबिलिटी थोड़ी, हम पैसे देकर आगे खर्चा कर दिया हमने। तो ये लाइबिलिटी कहाँ से हुई, लाइबिलिटी तब हुई जब आप किसी पे उधार कराए, जब आप पे लाइबिलिटी बन गई, उत्तरदायित्व था कि आपको उसके पैसे देने हैं। तो उधार, लोन लिया ये भी उधार है, कर्ज लिया लाइबिलिटी है, बोरोइंग है कर्जा लिया उधार है, ये भी लाइबिलिटी है। तो ये दोनों हो गए, यानी कि स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो लाइबिलिटी क्या हो गई, जो हम पे उधार होता है, देना होता है किसी को, वो लाइबिलिटी। और असेट क्या है, संपत्ति जो हमारे पास है, किसी को देना नहीं है, समझ रहे हो, वो असेट है, संपत्ति है। नेक्स्ट आपको बताना है मालाबार नवल एक्सरसाइज जो अभी न्यूज में थी, हमने भी करंट अफेयर में पढ़ा था। ये क्वाड कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि US, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे होने वाली है, ग्वाम आइलैंड पे होने वाली है, कोस्ट में। तो आपको बताना ग्वाम आइलैंड है कहाँ पे, ये अच्छे से पढ़ा था हमने। इंडियन ओशन में, सी ऑफ जापान में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में या तासमान सी में। ये भाई साहब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। ये देखो भाई साहब वर्ल्ड मैप, कहाँ पे गया वर्ल्ड मैप, ये रहा भाई साहब वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये चाइना दिखाई दे रहा है इधर चाइना, और इधर आपको फिलीपींस सी दिखाई दे रहा है। इधर देखो ये भाई साहब ग्वाम आइलैंड, ये US का अमेरिका का ही आइलैंड है, यहाँ पे पैसिफिक वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है ये, यहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी ग्वाम आइलैंड में, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको बताना है जो पूसा डीकम्पोजर है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, कौन सी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 3 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो पूसा डीकम्पोजर है ये बायो एंजाइम है जिसकी वजह से जो स्टेबल होता है वैसे जो रेजिड्यू अवशेष बच जाता है फसल करने के बाद, जो चारा बच जाता है उसको बोलते हैं स्टेबल, जिसे भैंसों को खिलाया जाता है, भैंस गाय वगैरह पशुओं को, कैटल को, ढोरों को खिलाया जाता है। तो ये स्टेबल है, जो स्टेबल को डिकम्पोज कर देता है, पूसा डिकम्पोजर एक ऐसा एंजाइम है, बायो एंजाइम। 20 से 25 दिन लगते हैं इसको स्प्रे करने के बाद, मतलब स्टेबल पर स्प्रे करते हैं, 20 से 25 दिन में वो खाद बन जाता है, मैन्योर, और सॉइल की क्वालिटी इससे इंप्रूव होती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है हैप्पी सीडर की अपेक्षा, मतलब हैप्पी सीडर होता है ना जो मशीन, उसकी अपेक्षा
ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम कॉस्ट आती है पूसा डिकम्पोजर को स्प्रे करने में। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये डेवलप किया था, मतलब बनाया था पूसा डिकम्पोजर जो केमिकल वगैरह है, जो बायो एंजाइम, डीआरडीओ ने डेवलप किया था क्या? आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब, ये डीआरडीओ ने डेवलप नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने किया था, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो यंग बंगाल मूवमेंट, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी करेक्ट है यंग बंगाल मूवमेंट के रिगार्डिंग। यह मूवमेंट लॉन्च किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, और बाद में इसको पार्टिसिपेशन की थी इसमें हेनरी विवियन ड्रेजियो ने। नेक्स्ट आपको बताना है, ये मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था, प्रभावित फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे प्रभावित होकर ये मूवमेंट हमारे देश में चलाया गया था आंदोलन। नेक्स्ट आपको बताना है, ये मूवमेंट फेल्ड हो गया था क्योंकि लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सका था, तो फेल हुआ था। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 2 3 ओनली, 2 3 या 1 3। देखो भाई साहब, पहला गलत है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इससे कोई कनेक्शन नहीं था इससे। ये जो हेनरी वेवेन डेरिजियो, इसे नहीं चलाया था और कम समय तक चला था, ये फेल हो गया था। बाकी के 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें करेक्ट ही बताना है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। देखो 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन की क्वीन है रानी, उसने डिक्लेरेशन घोषणा की थी, उस घोषणा में क्या बोला था ये बताना है आपको, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रानी ने अनाउंस किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वींस, रानी के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेगी कौन, क्वींस देखेगी, यानी क्वींस अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाएगी, अब कंपनी नहीं चलाएगी इंडिया के जो टेरिटरी है, जो रूल है अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। नेक्स्ट आपको बताना है, इसमें ये ट्रीटी की गई, इसमें घोषणा की गई, संधि की गई एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडियन प्रिंसेस है, उसके साथ अब रिलेशन क्या है, अब अच्छे रहेंगे, उनके अधिकारों, डिग्निटी और उनके ऑनर सम्मान को रेस्पेक्ट किया जाएगा। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों से, ये दोनों गलत। भाई साहब दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो इंडिगो रिवेलियन थी 1859 में हुई थी, उसका कारण ये था जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल थे उन्होंने क्या है, जो कल्टीवेबल इंडिगो लैंड थी, इंडिगो भाई साहब नील की खेती है, जो नील आप सफ़ेद कपड़े में लगाते हो ना जब कपड़े धोते हो, वही नील है, इसकी खेती होती है, रंग निकलता है। इंडिगो जो था जिसमें खेत में उगाया जाता था इंडिगो, वो क्या है एक्विजिशन कर लिए थे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए थे, लोगों से छीन लिए थे क्या, ले लिए थे क्या खेत, इस वजह से हुआ था कि इंडिगो रिवेलियन। नेक्स्ट बताना, जो पबना एग्रेरियन था ईस्ट बंगाल में हुआ था भाई साहब, ये पबना एग्रेरियन मतलब एक तरह से रिवोल्ट हुआ था, ये भी रिवेलियन विद्रोह ईस्ट बंगाल में 1873 में। ये इसलिए हुआ था जो जमींदार थे उनको रोकना था, क्योंकि ये हाई रेंट और मतलब ले लेते थे, चार्ज करते थे, ज़्यादा रेंट लेते थे ये किसानों से, जो किसान खेती करते थे हाई रेंट लेते थे, और जो नहीं देता था उसको टीनेंट्स को एविक्ट कर देते थे, मतलब निकाल देते थे कि अब तुम खेती मत करो, कोई दूसरा आदमी खेती करेगा। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों से ही दोनों गलत। भाई साहब देखो पहला गलत है, बी करेक्ट आंसर इसमें, ओनली 2। पहला इसलिए गलत है क्योंकि देखो भाई साहब जो इंडिगो रिवेलियन हुई थी, ये क्या है, इन्होंने लैंड नहीं छीनी थी, ये तो फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो उगाओ आप, ये फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो उगाने के लिए, इनकी लैंड एक्वायर नहीं की थी, तो इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, जो दिल्ली प्रपोजल हुआ था 1927 का, उसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है ये बताना आपको। इसमें था कि जो सिंध था वो सिंध प्रोविंस सेपरेट होगा, सिंध भाई साहब पाकिस्तान में आता है आज, क्यों, ये था कि सिंध को अलग से प्रोविंस बनाया जाएगा, इसमें ये प्रपोजल था क्या दिल्ली प्रपोजल में। नेक्स्ट जो जॉइंट इलेक्टोरल है मुस्लिम के लिए, वो रिजर्व सीट उसके लिए रहेंगी। नेक्स्ट है कि जो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पंजाब और बंगाल में, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। आपको बताना है इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। डी करेक्ट आंसर है भाई साहब, सारे की सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दिल्ली प्रपोजल में थी 1927 में। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, करेक्ट नहीं बताना इस बार आपको, इनकरेक्ट गलत बताना है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो खुदाई खिदमतगार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मूवमेंट था, रिवॉल्यूशन था, ये लगा लो, ये एक वॉयलेंट स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, हिंसात्मक था भाई साहब इसमें ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, और पश्तून ने चलाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भाई साहब ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, पाकिस्तान वाला पार्ट, इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि अंबेडकर ने जो हरिजन टर्म है, हरिजन टर्म, ये अंबेडकर ने सबसे पहले वर्ड दिया था डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो अनुसूचित जनजाति में लोग कुछ आते हैं, उनकी कास्ट होती है एक हरिजन,
वो टर्म अम्बेडकर ने दी थी क्या, ये आपको बताना इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों के दोनों गलत है, या दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई गलत नहीं है तो डी हो जाएगा। लेकिन आंसर भाई साहब इसका होगा सी, क्योंकि दोनों के दोनों गलत हैं, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्योंकि खुदाई खिदमतगार जो ऑर्गेनाइजेशन थी वायलेंट नहीं थी, नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, स्ट्रगल ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट आज़ादी दिलाने के लिए पश्तून ने चलाई थी। और आपको ये बताना किसने एस्टेब्लिश की थी, किसने बनाई थी ये खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो ये हरिजन टर्म है ये भाई साहब महात्मा गांधी जी ने दी थी। हरि का मतलब भगवान कृष्ण और जन मतलब लोग, हरि का मतलब भगवान, भगवान के बनाए हुए लोग, हरिजन टर्म दी थी ये। तो आपको ये बताना है कि खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी। यही थे आज के क्वेश्चन।